डॉयड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। और ये जो है हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए, जो आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हो उसके लिए, और अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी पेपर 1 में जो इन्वायरमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा जो इसी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटोकॉल है क्या और इसमें क्या क्या जो फीचर्स इसके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, तो जो आपको याद होगा कि रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और रियो अर्थ समिट के ऊपर मेरा वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो पहले रियो अर्थ समिट का वीडियो देखिए, फिर आप उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का वीडियो देखिएगा। तो रियो अर्थ समिट में जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC। तो इसको जो है वहाँ पे साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस चीज़ को वहाँ पे जो है साइन करने के लिए रखा गया था, और बहुत सारे कंट्रीज ने जो है इस चीज़ को साइन किया था। इस क्लाइमेट चेंज में क्या था कि कंट्री जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब जो हमारा पॉल्यूशन है उस चीज़ को रिड्यूस करने के ऊपर कंपनीज काम करेगी। जो कार्बन इमिशन है उस कार्बन इमिशन को कम करने के ऊपर जो कंट्रीज है वो काम करेगी। उसी जो रियो अर्थ समिट था उस दौरान जो जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी कंट्रीज थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि टू मीट इन अ डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर एंड विल डिस्कस क्लाइमेट चेंज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुनिया के हर एक शहर में, दुनिया के डिफरेंट सिटीज में जो है हर एक साल वो मिलेंगे, और हर एक साल जो है वहाँ पे मिलकर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो है पिछले एक साल में हमने क्या किया है, या पिछले जब से ये अर्थ समिट हुआ है तब से हमने अभी तक क्या क्या किया है। और ये जो मीटिंग्स थी, इस मीटिंग को जो है COP कहा जाने लगा। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाने लगा। तो इसी तरह की जो एक मीटिंग हुई थी, जो पहली हुई थी COP, जिसको COP 1 बोलते हैं, वो 1995 में हुई थी। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके 3 साल बाद जो है 1985 में बर्लिन में जो है, बर्लिन जो जर्मनी में है, वहाँ पे पहला जो है COP 1 हुआ था। और इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी COP 3, जो कि हुआ था जापान के क्योटो शहर में। तो क्योटो में जो हुआ था वो 1 से 10 दिसंबर 1997 तक चला था, और यहीं से जो है क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था। क्योटो के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि क्योटो जो जापान का एक शहर है, और यहाँ पे जो दुनिया के जो 7 वंडर में से एक है, उसका नाम है क्रिस्ट द रेडिमेर। ये जो है दुनिया के 7 वंडर में से एक है, और ये जो है क्योटो शहर में भी अवस्थित है, क्रिस्ट द रेडिमेर। अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो प्रोटोकॉल का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई अकॉर्ड या कोई ट्रीटी बोलते हैं, या कोई एग्रीमेंट। तो क्योटो सॉरी तो ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में क्या था कि इन्होंने कमिट किया था कि जो इंडस्ट्रियल नेशंस है, जो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक US है, UK है, या जो यूरोपियन यूनियन है, इन सबको जो है मिलकर जो है कार्बन इमिशन को जो है 5.2% कम करना है। कब तक? 2012 तक। और ये प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था? 1997 में। तो इन्होंने 15 ईयर्स का टाइम दिया था कि 1990 का जो लेवल था, 1990 में जितना भी जो कार्बन इमिशन दुनिया में निकला था, उस लेवल तक का इमिशन हमें रिड्यूस करके उस लेवल के इमिशन तक जाना है। कब? 2012 में। मतलब 2012 तक हमें 5.2% कार्बन इमिशन को कम करना है। द प्रोटोकॉल प्लेस्ड ए हैवियर बर्डन। ये जो प्रोटोकॉल है, इसने जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके ऊपर एक बर्डन की तरह लाद दिया गया था, क्योंकि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना ये सारे कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें मस्ट बियर द मेजर बर्डन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन्हें जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है उन्हें बर्डन करना पड़ेगा। लाइक अगर हम लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक USA है। USA एक डेवलप्ड कंट्री है, और हमारा इंडिया है। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। तो हो सकता है USA का जो टारगेट होगा इस 5.2% तो पूरे वर्ल्ड के लिए, हो सकता है US को बोला जाए कि आप 20% कम कीजिए, और इंडिया को बोला जाए कि आप 2% कम कीजिए। फिर हम दोनों को मैच करके और बाकी सारे कंट्री को मैच करके हम इसको 5.2% तक ले आएंगे 2012 तक। तो इस तरह जो है क्या है, काम तो दोनों को दिया गया है, USA और इंडिया को भी काम दिया गया है कि आपको कार्बन इमिशन जो है, या जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको कम करना है। लेकिन USA को जो है यहाँ पे ज़्यादा बर्डन दिया गया है, और इंडिया को कम दिया गया है। तो ये जो है था, ये क्या था? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलाइज नेशन ही क्यों, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वही क्यों। तो अगर आपको याद होगा कि 1820 के आसपास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, और उस समय जो है यूके, यूएस और जो मेनली यूरोपियन कंट्रीज थे वहीं पे जो है फैक्ट्रीज थी, और ये जो कंट्रीज हैं ये 1820 से ही कार्बन इमिशंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है 1947 के बाद बहुत सारी आई है, बहुत सारी फैक्ट्रीज आई हैं, और उससे पहले इंडिया में इक्के दुक्के फैक्ट्री थी। तो इंडिया का जो है कार्बन इमिशन में इतना रोल नहीं है जितना जो यूके, यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन का रोल है। तो इसलिए जो है इन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस के ऊपर जो है ज़्यादा लोड डाला गया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्योटो प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज दैट द डेवलप्ड कंट्रीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन। मतलब ये बात भी सही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ग्रीन हाउस इमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो है लगभग 19वीं शताब्दी से ही यहाँ पे जो है फैक्ट्री चल रही है, और ये ग्रीन हाउस इमिशन यहाँ पे हो रहा है। एंड रिजल्ट ऑफ देयर 150 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और ये क्या है? इनके 150 सालों की जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसके रिजल्ट, मतलब उसी के कारण जो है आज हमारे दुनिया में जो है जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो बढ़ रहा था। तो इसीलिए जो है इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके ऊपर ये ज़्यादा लोड डाला गया था। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया था? जो कंट्रीज थे उनको दो भाग में किया गया था, कि जो NX1 कंट्रीज है और नॉन NX कंट्रीज है। तो NX1 कंट्रीज में क्या डाला गया था? जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे या जो भी डेवलप्ड नेशंस है उनको जो है अपने ग्रीन हाउस इमिशन का जो है 1990 लेवल तक लेके जाना है। मतलब उन, उनको जो है उनके कंट्री में 1990 में जितना भी इमिशन होता था उसी लेवल तक उनको लेके जाना है। कब? 2012 तक। 2012 में 1990 में जो लेवल था ग्रीन हाउस इमिशन का वो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये था NX1 कंट्रीज के लिए। अब नॉन NX कंट्रीज क्या है? हैड नो कंपलसरी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ रिड्यूसिंग CHG, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज, GHG का मतलब है इमिशन, ऑल्दो दे हैड इनकरेज टू डू इट। मतलब जो नॉन NX कंट्रीज थी, मतलब कहा जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं था, कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको कितना रिड्यूस करना है। बस उन्हें इनकरेज किया जा रहा था, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा था कि आप भी जो है ग्रीन हाउस इमिशंस को, ग्रीन हाउस गैसेस को जो इमिशंस है उसको आपको बस रिड्यूस करना है, लेकिन कितना से रिड्यूस करना है ये कुछ ऑब्लिगेशन उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं था। तो ये जो है इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब जो NX1 में था, यहाँ पे जो है NX1 में या जो कंट्री थी यहाँ पे 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज की बात की गई थी। तो उसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको CO2 बोलते हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ये जो 6 कंट्रीज है, इस 6 कंट्री को जो है मेन ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर रखा गया है, और कंट्रीज को बोला गया कि आपको इन 6 गैसेज के ऊपर मेनली ही काम करना है, ताकि इन गैसेज का जो उत्सर्जन है वो कम करना है अपने कंट्रीज में। और जो NX-B है, तो NX-A में था। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे NX-1 है। NX-1 में क्या किया गया है? जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उनको रखा गया है, और नॉन NX कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, मतलब नॉन NX कंट्री जो मतलब डेवलपिंग कंट्री है। और उसके बाद क्या किया गया था कि NX-A है, तो NX-A में जो है 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज को रखा गया है, जो कंट्रीज को बोला गया है कि आपको इन गैसेज के उत्सर्जन पे काम करना है, कि इनको कम करना है। और जो NX-B है, NX-B में क्या किया? 39 कंट्रीज को लिस्ट किया गया है, और उनको जो है 39 कंट्रीज को लिस्ट करके उनको रेस्पेक्टिव इमिशन टारगेट दिया गया है उस पीरियड के लिए। कुछ पीरियड के लिए जो है इनको टारगेट दिया गया, लाइक जैसे एक एग्जाम्पल के लिए माने कि USA को जो है 7% का दिया गया। EU मतलब यूरोपियन यूनियन के एक कंट्री मानते हुए, जितने भी उस समय जो 28 कंट्रीज थे तो उनको कंट्री मानते हुए 8% दिया गया, और कनाडा को 5% दिया गया। तो इस तरह से जो है इन कंट्रीज को जो है एक टारगेट दिया गया, स्पेसिफिक टारगेट दिया कि आपको जो है अपने यहाँ कार्बन इमिशन या जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको 7% कम करना है, EU को 8% और कनाडा को 5%। इस तरह से जो 39 कंट्रीज का लिस्ट बनाया गया था वो लिस्ट किस में था? NX-B में, और इन्हें जो है एक रिस्पेक्टिव टारगेट दिया गया था। अब इसी के अंदर आता है इमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग। तो ये होता क्या है? तो चलिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं, और एग्जांपल में देखते हैं कि मान लेते हैं 2 NX कंट्री है, एक है US और एक है EU। अब जो ये ट्रेडिंग था, तो US इस अनुसार से जो US को दिया गया कि आप जो है पूरे साल भर में सिर्फ 500 पॉइंट ही पॉल्यूट कर सकते हो, और EU को दिया गया कि आप पूरे साल भर में 1000 पॉइंट पॉल्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों को जो है एक रिस्पेक्टिव टारगेट दिया गया कि आपको जो है साल भर में इतना ही पॉइंट्स जो है आपको खर्च करने हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइम फ्रेम में, मतलब 1 साल का टाइम फ्रेम हमें दिया गया था, 1 ईयर मान लेते हैं, तो US ने सिर्फ 400 यूनिट का जो है खर्च किया, और
EU ने जो है 1100 यूनिट जो है इमिट कर दिया, पॉल्यूशन इतना निकाल दिया। अब क्या हुआ कि यूएस का तो 100 पॉइंट बच गया, क्योंकि यूएस को 500 दिया गया था, जबकि EU को जो है यूरोपियन यूनियन का 100 पॉइंट ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन्हें 1000 पॉइंट ही दिया गया था। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें मतलब इसको हम क्योटो पॉइंट बोलते हैं, जो 100 पॉइंट जो इसके बच गए, ये प्लस मतलब इनके बच गए और इनके जो 100 पॉइंट प्लस हो गए, तो जो पॉइंट बच गए हैं इनको हम क्योटो पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब क्या करेंगे, जो इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है इसके तहत जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो जो 100 पॉइंट जो यूएसए का बचा हुआ है उसको वो बाई कर सकते हैं अब फ्रॉम यूएस। और ये जो प्राइस होगा वो प्राइस जो है ये जो दोनों कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी। इसमें जो है क्योटो प्रोटोकॉल में इस प्राइस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। मान लेते हैं कि अगर यूएस के पास 100 पॉइंट बचा हुआ है, जो 100 ग्रीन पॉइंट है या क्योटो पॉइंट है वो बचा हुआ है, तो यूएस क्या करेगा, अब यूएस और जो है यूरोपियन यूनियन है ये दोनों आमने सामने आएंगे, टेबल पे आएंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि जो यूएस है इस 100 पॉइंट को कितना में बेचना चाहता है, और अगर वो उस प्राइस पे राजी हो जाते हैं तो ईयू क्या करेगा, जो यूरोपियन यूनियन है उस प्राइस पे उसको खरीदेगा। तो ये जो है कंपनी के साथ भी हो सकता है, मानते हैं एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, तो ए को मिला हुआ है कि आप 80 पॉइंट तक आप रिड्यूस इमिट कर सकते हैं, और बी को मिला हुआ है कि आप भी 100 पॉइंट तक इमिट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उल्टा हो गया, बी ने किया कितना 80 पॉइंट किया और ए ने किया 100 पॉइंट इमिट कर दिया। अब बी के पास जो 20 पॉइंट बचे हुए हैं, अब बी क्या करेगा, ये जो 20 पॉइंट है वो किसको सेल कर देगा, वो ए को सेल कर सकता है। तो इसी चीज़ को जो है क्या बोला गया था, इमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग के नाम से इस चीज़ को बोला गया था। अब यहाँ पे था कि क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म की जो है स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म है था क्या, तो यहाँ पे क्या था कि जो एक कंट्री है अगर वो इमिशन ज़्यादा कर रही है, लाइक मान लेते हैं एक कनाडा है और दूसरा इंडिया है, या कोई भी कंट्री लेते हैं, तो कनाडा में अगर ज़्यादा इमिशन कर रही है तो कनाडा के अंदर क्या, कनाडा को क्लीन डेवलप मैकेनिज्म के तहत क्या करना है कि कनाडा अगर ज़्यादा पॉल्यूट कर रही है, ज़्यादा इमिट कर रही है ग्रीन हाउस गैसें, तो कनाडा क्या करेगी, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कनाडा क्या करेगा कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में कोई सोलर पावर लगा दे, सोलर पावर प्लांट लगा देगी। सोलर पावर है या वाइंड मतलब विंड है, जो विंड है या वाटर एनर्जी के लिए, और वहाँ पे मतलब वो किसी तरह जो है एक जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है एक प्रोजेक्ट वहाँ पे वो इस्टेब्लिश करेगी, और वो जो है उसके ऊपर जो है उस डेवलप्ड कंट्री का, जिस कंट्री में कर रही है उस कंट्री का वो पूरा अधिकार उसके ऊपर होगा। इसको जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोला गया था। इसको फिर से समझ लीजिए, एक डेवलप्ड कंट्रीज है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो डेवलप्ड कंट्री जितना ज़्यादा कार्बन एमिशन करेगी उसको पूरा करने के लिए क्या करेगी कि एक डेवलपिंग कंट्री में एक सोलर प्रोजेक्ट या एक वाइंड प्रोजेक्ट या ये एक वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करेगी, मतलब एक रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है वहाँ पे काम करेगी, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगा के, और उस कंट्री में जो है लाइक उस कंट्री में जो है उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसके तहत वो काम करेगी, वो कंट्री को पूरी तरह दे देगी कि ये आपके लिए है, हमने आपके लिए इस्टेब्लिश किया और आप इसका उपयोग कीजिए। तो ये जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद था, अब इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, मतलब टाइमलाइन इसकी देख लेते हैं। टाइमलाइन में क्या था कि 1992 में, जब हमने पहले भी देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको रियो अर्थ समिट के नाम से बुलाया था, और ये कहाँ हेल्ड किया गया था, तो रियो ड जनेरियो में हेल्ड किया गया था। 1995 में क्या हुआ कि पार्टीज ऑन द UNFCCC, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, मीट एट द बर्लिन, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बर्लिन में हुआ था, और ऑफ द पार्टीज एंड आउटलाइन स्पेसिफिक टारगेट ऑन इमिशन। तो जो टारगेट फॉर इमिशन था उसके लिए जो है COP1 में, COP1 में ही जो है बात हो गई थी। और जब 1997 में जब कंट्री जो है क्योटो जापान में मिली थी, तो उन्होंने जो है दे एग्री टू बोर्ड आउटलाइन ऑफ इमिशन टारगेट, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि वो जो है इमिशन टारगेट को फुलफिल करेगी, और इसी के तहत जो है क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया। उसके बाद 2004 में क्या हुआ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रशिया एंड कनाडा रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल टू द UNFCCC बैरिंग द ट्रीटी इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 फरवरी 2005। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन हो गया था वो कब हो गया था, 1987 में, लेकिन ये जो इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट में ये 16 फरवरी 2005 के आया था, मतलब इसको इफेक्ट में आने में लगभग जो है रेटिफाई होते होते कंट्री से इसको 8 साल लगभग लग गए। आप देख सकते हैं कि दिसंबर
दिसंबर में हुआ था और फरवरी 2005 में ये हो गया। तो लगभग 7 साल और 2 महीने इसमें लगे इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई होने में और इसको इफेक्ट में आने में। उसके बाद 2011 में जो है कनाडा ने जो है इसको विड्रॉ कर लिया और कनाडा विड्रॉ करने वाला पहला जो है सिग्नेटरी इसका बना। 2012 में जो है द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड अंडर द प्रोटोकॉल एक्सपायर हो गया। 2012 में जो है ये जो प्रोटोकॉल था ये एक्सपायर हो गया और उसके बाद जो है क्या हुआ था कि 2012 के बाद जो है 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट का जो वीडियो है अपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2012 में इसके एक्सपायर होने के बाद जो है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को भी लाया गया था और फिर से इसको जब मतलब एक्सपायर फर्स्ट पीरियड तो एक्सपायर हो गया, तो इसका सेकेंड पीरियड जो है 2013 से स्टार्ट होता है और 2013 से स्टार्ट होने के बाद जून 23 को जो है अफगानिस्तान एडॉप्टेड द क्योटो प्रोटोकॉल एंड बिकम द 192 मेंबर्स। और अफगानिस्तान ने इस प्रोटोकॉल को जो है अडॉप्ट किया और इसका जो है 192 मेंबर बन गया है। तो ये तो इस पूरे का पूरे टॉपिक का एनालिसिस था। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तब तक आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।